हेलो एवरीवन, दिस इज़ द बजट सेशन पार्ट 2 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और हम इस सेशन में जानेंगे कि बजट 2020-21 में क्या इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स रहीं और किन किन सेक्टर्स पे सरकार पूर्ण रूप से ध्यान देकर और उन सेक्टर्स का विकास करने वाली है। तो जैसा कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में और एग्रीकल्चर के साथ साथ इसके अलाइड सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था, अभी हमारा जो डिस्कशन है दैट डिस्कशन इज गोइंग टू बी ऑफ द पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उन पर हम लोग फंड्स के एलोकेशंस को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेलवे बजट का। यूनियन बजट 2020-21 में क्या सीन रहा। रेलवे बजट 2020-21 अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले मुंबई से अहमदाबाद के बीच में एक्टिवली एक हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। अच्छा, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन जो चलाए जाने का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही बढ़िया है और इसके माध्यम से मुंबई टू अहमदाबाद बहुत ही कम समय में दूरी तय की जा सकेगी। बुलेट ट्रेन को चलाना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी मेंशन किया है कि ये प्रपोजल अंडर कंस्ट्रक्शन है और सोलर पावर कैपेसिटी से चलेगा। रेल ट्रैक्स के किनारे सोलर पावर कैपेसिटी वाले जो भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि तेजस जैसी ट्रेनें जो कि हाई स्पीड ट्रेन्स हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करेंगी, यानी तेजस ट्रेनों के अधिक पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 1150 ट्रेन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलेंगी, यानी कि प्राइवेटाइज होगा और जो रेलवे प्राइवेटाइज होगा उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से ट्रेन्स को चलाया जाएगा, जिसमें न सिर्फ सरकार बल्कि प्राइवेट फर्म्स के भी शेयर होंगे और 4 स्टेशंस को भी रीडेवलप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो यानी कि 4 स्टेशंस प्राइवेट सेक्टर की मदद से डेवलप किए जाने हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने साथ ही साथ रेलवे को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही। अब आइए एक डिस्कशन और करते हैं स्लैब्स ऑफ इनकम टैक्सेस, यानी कि इनकम टैक्स का बजट 2020-21 में क्या स्लैब्स रहे हैं, इनके ऊपर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले देखिए, जो भी इनकम टैक्स होती है, जो पर्सनल इनकम बनाते हैं लोग, उस पर्सनल इनकम में किस तरीके से पहले टैक्सेशंस लागू होते थे। अब इसमें से देखिए, एक लिमिट की बात करते हैं, 0 से लेकर के अगर 2.5 लाख रुपीज़, और हम ये पर एनम की बात कर रहे हैं। पर एनम का अर्थ होता है प्रति वर्ष। प्रतिवर्ष इनकम की बात हो रही है। 0 से 2.5 लाख रुपीज़ तक है तो कोई भी टैक्स नहीं लगता। पर अगर 2.5 से लेकर के 5 लाख रुपीज़ तक इनकम है तो वो टैक्सेबल है और उस पर 5% का टैक्स लगता है, परंतु ये टैक्स रिबेट में आता है। यानी कि आप 5 लाख रुपए तक यदि कमाते हैं तो 5 लाख रुपए में जो भी आपका टैक्स लगेगा उसे आप ITR फाइल करें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, और आप 5% आपको रिबेट के माध्यम से ये दे दिया जाएगा। अब देखें, इसके अलावा जो भी 5 से लेकर के और 7.5 लाख रुपए तक की इनकम है उस पर जो टैक्सेस हैं वो 10% किए गए हैं, 10%। इसके अलावा 7.5 लाख से लेकर के जो 10 लाख रुपए तक की इनकम है उस पर टैक्सेस को बढ़ा करके 15% किया गया है। और 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक के स्लैब में 20% टैक्सेस, 12.5 यानी 12.5 से लेकर के, एंड देन 15 लाख रुपए तक 25%, और अगर 15 लाख रुपीस के अबव है तो फिर 30% का टैक्स लगेगा। दिस इज हाउ दीज स्लैब्स हैव बीन डिजाइंड, या ये स्लैब्स बनाए गए। नाउ द थिंग इज कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नोट करने लायक हैं। एक होती है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब जो भी आप इनकम बनाते हो, अर्निंग। और दूसरी होती है जिसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का इनकम का मतलब होता है कि वो इनकम जो टैक्स को काटने के बाद बचती है।
टैक्स डिडक्शन के बाद अब डिस्पोजेबल और पर्सनल, इन दोनों को समझिएगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट आप यहां पर उठा पाएंगे। सबसे पहला कि अगर मान लें किसी व्यक्ति की इनकम है टोटल 30 लाख रुपीज, तो 30 लाख रुपीज में देखिए 2.5 लाख तक तो उसे कुछ लगना ही नहीं है, तो बचता है 27.5 लाख। अब ये 27.5 लाख में देखिए जो 2.5 लाख है इस पर लगेगा 5%, फिर उसके बाद बचा कितना 25 लाख रुपए। इस 25 लाख में से आप 2.5 लाख और निकालिए, उस पर लगेगा 10%। ये सक्सेसिव टैक्सेशंस हैं। फिर बाकी बचा इसके पास 22.5 लाख, और इस 22.5 लाख में 2.5 लाख रुपए तक और जो टैक्सेशन लगने वाला है वो होने वाला है 15% का। तो यानी कि 20 लाख जो बचा, इस 20 लाख में आने वाला जो 2.5 लाख है उस पर लगेगा 20% का, यानी कि बचा कितना 17.5 लाख। अब इस 17.5 लाख में 2.5 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो लगने वाला है 25% का। और फिर इसके बाद फाइनली 25% लगने के बाद 17.5 में भी 2.5 गए, तो यहां पर जो बचे हैं 15 लाख, इस 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। तो जो टैक्स कैलकुलेशन है वो टैक्स कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है। और ये 15 लाख पर 30%, 2.5 लाख पे 25%, और 2.5 लाख पे 20%, और 2.5 लाख पे 15, और 2.5 लाख पे 10, और 2.5 लाख पे 5, और 2.5 लाख पे कुछ ना लगने वाली कंडीशंस होती हैं, याद रखिएगा। तो जिसकी जैसी इनकम है वैसा उसको टैक्स दिया जाएगा, और इस तरीके से स्लैब्स को हमेशा डिज़ाइन किया जाता है। स्लैब्स रैंडमली डिज़ाइन नहीं होते, स्लैब्स प्रॉपरली डिज़ाइंड होते हैं। तो रैंडम डिज़ाइन और प्रॉपर डिज़ाइन में ये फ़र्क है। अब देखें, आपस चल करके आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन और स्किल्स में क्या किया जाना है। 99,300 करोड़ रुपीस एजुकेशन सेक्टर के लिए दिए गए, और 3,000 करोड़ रुपीस स्किल डेवलपमेंट के लिए गए 2020-21 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस करने की बात कही गई थी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEPI भी, जिसमें 5+3+3+4 इस तरीके से अलग अलग डिस्कशंस को रखा गया है। देन इसके बाद नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात कही गई है, एवं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को भी साइंस की अलग अलग ब्रांचेस को पुलिस में इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई, ताकि पुलिस के प्रिसीजन को बढ़ाया जा सके। तो पुलिसिंग साइंस, फॉरेंसिक साइंस एवं साइबर फॉरेंसिक्स, इनके माध्यम से पुलिस को और अपग्रेड किया जाएगा, और जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं वो मजबूत हो पाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके तहत डिग्री लेवल फुल फ्लेजेड ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम दिए जाएंगे, और टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस जो भी NIRF के अंतर्गत आते हैं उनके माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम दिया जाएगा। 1 साल की, अप टू 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी फ्रेश इंजीनियर्स को, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा दी जानी है। अर्बन लोकल बॉडीज की जब हम चर्चा करते हैं, दैट मीन्स बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नगर निगम, नगर पालिकाएं, इन सभी की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, एजुकेशन स्किल्स में आगे भी ये है कि मेडिकल कॉलेज को भी बनाने की बात कही गई है, और जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे और उनमें अटैच किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो सोशल ब्रिज, स्पेशल ब्रिज कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट द्वारा, जिसके अंतर्गत 150 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अप्रेंटिसशिप स्टार्ट करने के लिए कहा जाएगा,
और मार्च 2021 तक ये डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज को शुरू कर देंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और एफडीआई को एजुकेशन सेक्टर में लाया जाएगा और हम अपने एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडिया में पढ़ाई करने के लिए INDSAT ये एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के माध्यम से इंडिया एवं अफ्रीका, एशिया एवं अफ्रीका, इन दोनों के कॉन्टिनेंट्स के स्टूडेंट्स आकर के इंडिया के अंदर पढ़ाई कर सकेंगे और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से अपनी डिग्रीज को कंप्लीट कर सकेंगे। एजुकेशन एंड स्किल्स में आगे चल करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन पर भी करते हैं। वेलनेस, वाटर और सैनिटेशन की बात किया जाए तो 69,000 करोड़ रुपीस हेल्थ केयर सेक्टर यानी कि स्वास्थ्य को दिया गया है और लगभग 6400 करोड़ रुपए, 6400 करोड़ रुपीस 69,000 करोड़ रुपीस में से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिए गए हैं। तो 6400 करोड़ रुपीस फॉर PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जितने भी हितग्राही होंगे उन सभी को पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। तो पर फैमिली 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर एंड देन इसके साथ ही साथ वायबिलिटी गैप फंडिंग को भी कहा गया है करने के लिए। नाउ व्हाट इज दिस वायबिलिटी गैप फंडिंग? वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये कि जहां पर सरकार पैसे ना दे पाए कंप्लीट, वहां पे हॉस्पिटल्स को बना करके PPP मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक विंडो बनाया जाए जिसमें हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली प्रोवाइड करवाया जाए और जितना भी पैसा कम पड़ रहा है उस पैसे को सरकार एवं जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो मिल करके दें। इसे कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो कमी रह गई उस कमी को पूरा करने के लिए आप फंड्स देते हैं, उसे वायबिलिटी गैप फंडिंग कहा जाता है। तो एक गैप को पूरा करने की जद्दोजहद या कोशिश रहती है। अब इसमें ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें कोई भी आयुष्मान इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स नहीं है, वो सबसे पहले फेज में कवर किए जाएंगे। अब देखिए, लगभग जैसा कि मैंने कहा 20,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स इम्पैनल किए जा रहे हैं ताकि आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फ़ायदा वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले फैमिलीज़ को मिल सके। 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस, यानी कि जब उनकी तबीयत खराब हो किसी की भी घर में, 5 लाख रुपए तक उनके पास एक रिस्क कवर होना चाहिए। अगर ये रिस्क कवर नहीं है देन इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग नास्टी। तो फिर आयुष्मान इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स को सबसे पहले उन क्षेत्रों में कवर करना है जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की श्रेणी में रखा गया है। और साथ ही साथ जो डिसीजेस हैं उन डिसीजेस को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सॉल्व किया जाना है सो दैट द डिसीज कुड बी टारगेटेड और एक अप्रोप्रिएटली डिजाइन प्रिवेंटिव रेजीम को भी आगे जाकर के इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और डिस्कशंस करें तो जन औषधि केंद्रों को बढ़ाना है और 2000 टाइप्स की मेडिसिन्स एवं 300 सर्जिकल्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स में फैला देंगे 2024 तक। जन औषधि केंद्र की भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री BJP योजना, भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके अंतर्गत जेनेरिक मेडिसिन्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेरिक मेडिसिन्स? देखिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर सस्ती दवाइयां बनती हैं, सस्ती एवं कारगर, सस्ती एवं इफेक्टिव भी होती हैं वो दवाइयां। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि स्टोर खोले जाएंगे JAS और इनमें वो 2000 तरह की मेडिसिन एवं 300 सर्जिकल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री BJP योजना के लिए PPPI जेनेरिक मेडिसिन बनाता है। PPPI का मतलब है ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल
पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये इसकी बनाई हुई मेडिसिन जन औषधि स्टोर पे बिकेंगी और इसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जिसके करंट मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा जी। तो ये सभी जन औषधि केंद्रों में मिलने वाली हैं जेनरिक मेडिसिन एंड दे आर गोइंग टू एडवांटेज इंडियन पीपल। अगला डिस्कशन ये है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस कैंपेन को भी शुरू किया गया। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन के अंतर्गत ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने की बात कही गई है और इस कमिटमेंट से ये मेनली फोकस किया गया है कि टीबी को हम 2025 तक हटा ही दें भारत से। अब देखिए टीबी के बारे में ऑलरेडी कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टीबी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस एक फैलने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस होता है और ये संक्रामक रोग है। अगर आपके बगल में किसी को टीबी है तो ये उसके संक्रमण से आपको भी हो सकता है, इसलिए इस पर पूरी तरीके से ख्याल रखना ज़रूरी है। 2025 तक टीबी को भारत से पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की बात कही गई है। जल जीवन मिशन की चर्चा कर लें। जल जीवन मिशन आता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत और जल शक्ति मंत्रालय को हेड करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि आते हैं जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो जोधपुर राजस्थान से इलेक्टेड ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, जल शक्ति मिनिस्ट्री संभालते हैं और जल जीवन मिशन इन्होंने शुरू किया, जिसके अंतर्गत गांव में हर घर को रूरल टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाना है। 3.60 लाख करोड़ रुपए अप्रूव किए गए जल जीवन मिशन के लिए और इसमें 11,500 करोड़ रुपए 2020-21 के लिए। 3.60 लाख करोड़ रुपए की इस योजना में रूरल हाउस होल्ड्स को प्रॉपरली नल कनेक्शन देने वाली एक योजना बनाई गई है। अच्छा, ऑगमेंटिंग लोकल वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो भी लोकल वाटर रिसोर्सेज हैं उन सभी को कंजर्व करेंगे, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक को, वाटर रिचार्जिंग की टेक्निक को एवं डीसैलिनेशन की टेक्निक को प्रमोट करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके क्या करना है एवं क्या नहीं करना है। एवं इसके साथ साथ जो मुख्य फोकस किया गया है वो इस बात पर भी कि जितनी भी सिटीज़ हैं जिनमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन है उन सभी को एनकरेज किया जाएगा ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को करंट ईयर में ही अचीव कर सकें। तो जो जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरीके से एनकरेज करके एंड देन अचीव किया जाना है। 12,300 करोड़ रुपए 12,300 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन में। देखिए स्वच्छ भारत मिशन की हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन, इसके बारे में बता देता हूँ। इसे शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को और तब पीएम मोदी ने कहा था कि बाय दी 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर वी विल कंप्लीट द टारगेट ऑफ इंडिया टू बी ओपन डिफेकेशन फ्री। तो ओपन डिफेकेशन से फ्री करना था। ओपन डिफेकेशन का मतलब होता है भारत को खुले में शौच से पूरी तरीके से मुक्त करने की बात कही गई है। पर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं वो ये है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन भी है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल भी है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और स्वच्छ भारत मिशन रूरल को चलाती थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि अब चेंज हो गई है जल शक्ति मंत्रालय में। तो जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट स्वच्छ भारत मिशन का ये है कि ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस ODF प्लस, ताकि ODF बिहेवियर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लिक्विड एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर भी फोकस किया जाना है 2020-21 के बजट के हिसाब से और साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर भी, सोर्स सेग्रेशन पर भी एवं प्रोसेसिंग पर भी फोकस किया जाना है। दिस इज हाउ दिस इंटायर सिस्टम इज गोइंग टू बी। अब देखिए आगे बढ़ करके
थोड़ी और चीज़ों को इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट में भी चर्चा कर लेते हैं। 27,300 करोड़ रुपए, 27,300 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए 2020-21 में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के प्रमोशन के लिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये भी कि इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल भी बनाया जाएगा। अंडर दिस इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल एंड टू एंड फैसिलिटेशन एवं सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इस स्कीम के माध्यम से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मोबाइल फ़ोन्स के, उन सभी मैन्युफैक्चरर्स को और जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सेमीकंडक्टर के पैकेजर्स को एंड टू एंड फेलिसिटेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इस स्कीम के तहत प्रॉपरली उन लोगों को एक नया एवं अच्छा मॉड्यूल देने की बात कही गई है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को भी सेटअप करने की बात कही गई थी 4 साल के इम्प्लीमेंटेशन पीरियड में, यानी 2020-21 से लेकर के 2023-24 तक। और एस्टिमेटेड आउटले जो रखा गया है वो 1480 करोड़ रुपए का है। और इंडिया को टेक्निकल टेक्सटाइल्स में एक लीडर बनाना है। सो इंडिया शुड बिकम, एक वैश्विक नेतृत्व करेगा भारत, या ग्लोबल लीडर बन जाएगा टेक्सटाइल में। देन उसके बाद नई स्कीम और लॉन्च की गई है, जिस नई स्कीम का नाम दिया गया है निर्वीक। और निर्वीक हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्बर्समेंट एवं साथ ही साथ हायर इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाएगी। अब देखिए निर्वीक योजना के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं, इस पर भी फोकस कर लेते हैं। ठीक है, हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट को तो बढ़ाने की बात कही है, और साथ ही साथ हायर इंश्योरेंस कवरेज को और बेहतर करने की बात कही है। प्रीमियम जो भी स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए होंगे वो कम कर दिए जाएंगे, एवं जितने भी सेटलमेंट्स के क्लेम हैं उन सभी को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। तो निर्वीक स्कीम के अंतर्गत 3 मेन बातें, 3 मुख्य फोकस जिन पर हम लोग कर रहे हैं, उनको मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहला तो ये है कि हायर, ठीक है, यहां पर देखिए हायर इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा सभी के सभी एक्सपोर्टर्स को। देन दूसरा जो है दैट विल बी द रिडक्शन, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स, ये भी एक फ़ायदा है जो उन्हें मिलने वाला है। और तीसरा और बहुत ही मुख्य फ़ायदा जो मिलने वाला है वो ये है कि एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर क्लेम सेटलमेंट के लिए बनाया जाएगा। तो निर्वीक स्कीम के अंतर्गत जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसमें 3 बातों को मुख्यतः शामिल किया गया है। इंश्योरेंस का कवरेज ज़्यादा होगा, प्रीमियम कम होगा, एवं सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होगा सेटलमेंट्स को क्लेम करने के लिए। एवं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 3 लाख करोड़ रुपए तक का करने की बात भी कही गई है। यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विल क्रॉस 3 लाख करोड़ रुपीस। अभी देखिए ई मार्केट प्लेस क्या होते हैं, GEM जिन्हें कहते हैं, इनका अर्थ होता है कि ऐसे 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 प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट तक पहुंच नहीं सकते, उन सभी प्रोडक्ट्स को आप एक, जैसे कि अमेज़ॉन होता है या फ्लिपकार्ट होता है, ये एक तरीके से ई एग्रीगेटर्स हैं, और इनके माध्यम से आप कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह बेच सकते हो। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट्स को इधर से उधर बेचने के लिए इसे प्रपोज किया गया था, और ये जो गवर्नमेंट का टर्नओवर है ये 3 लाख करोड़ रुपीस किया जाना है, इस पर फोकस किया गया है। अब साथ ही साथ ड्यूटीज़ को रिवाइज करने के लिए और टैक्सेस जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उन पर स्कीम बनाई जाएगी। तो ड्यूटीज़ रिवाइज होंगी और एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस भी रिवाइज होंगे, इस बात पर भी फोकस किया गया है। एवं सभी के सभी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑल मिनिस्ट्रीज़, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑर्डर्स लेंगी। प्रधानमंत्री का विज़न है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आइए यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं मेक इन इंडिया के बारे में।
मेक इन इंडिया एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बहुत ही ज़्यादा एम्फीबियस थी। इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और इस स्कीम के अंतर्गत कहा गया था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आए, भारत के अंदर ही कंपनियां अपना सेटअप लगाएं और यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो, जिससे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट भी अच्छी हो एवं यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले। सभी के सभी मिनिस्ट्रीज जहाँ पर भी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उन सभी को भारत के अंदर जल्द से जल्द चीज़ों को क्लियर करके फैक्ट्री सेटअप करने की बात कही गई है। और फैक्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, पहली बात तो उसमें ज़ीरो डिफेक्ट होगा और दूसरी बात उनका एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट ज़ीरो होगा, यानी नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के सभी नियमों को मानते हुए चलेंगे। सो नेगेटिव इफेक्ट मतलब सभी नियमों को मानते हुए ये काम चलेगा। अच्छा, ये सभी मिनिस्ट्रीज को ऑर्डर्स दिए गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम लोग आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या है। हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड इन बजट फॉर फिनेंशियल ईयर 2020-21 टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कृषि एवं ग्रामीण विकास को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? एवं इसका सही आंसर है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को 2.83 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं। 16 एक्शन पॉइंट बताए गए हैं एग्रीकल्चर, जिसमें से 1.6 लाख करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर एवं इरिगेशन को दिए गए हैं और 1.23 लाख करोड़ रुपीस स्पेशली रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज को दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरा डिस्कशन हमारा है क्वेश्चन पे, हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन बजट फॉर फिनेंशियल ईयर 2021। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी नंबर 3, 53,700 करोड़ रुपीस। नाउ देखिए, यूनियन बजट 2020 का जो रहा, निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया था, उसमें टोटल 1,38,700 करोड़ रुपए दिए गए थे। याद रखिएगा 1,38,700 करोड़ रुपीस ये वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए दिए गए थे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि 85,000 करोड़ रुपीस हम शेड्यूल कास्ट के लिए और ओबीसी के लिए खर्च करेंगे एंड 53,700 करोड़ रुपीस हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिनेंशियल ईयर 2021 में एलोकेट करेंगे। इस तरीके से ये टोटल एलोकेशन रहा है टू दी SC, ST एंड OBC। आगे बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि दी इनकम ऑफ फार्मर्स इज एक्सपेक्टेड टू गेट डबल्ड इन विच ईयर। किस वर्ष में किसानों की आय दुगनी होने की उम्मीद है? और ये भी एक उम्मीद लगाई जा रही है। इसका सही उत्तर है नंबर 1। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बलिया में एक भाषण देते हुए ये बात कही थी कि किसानों की आय दुगनी करवाई जाएगी, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। नाउ द थिंग इज़ रियली सिंपल कि किस वर्ष तक ऐसा होने की उम्मीद है? 2022 तक। इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी ने सभी इश्यूज़ को एग्जामिन करते हुए फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात कही है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, और साथ ही साथ स्ट्रेटजीज़ को भी रिकमेंड किया है कि 7 सोर्सेज हैं ऐसे इनकम के जिससे फार्मर की इनकम डबल कर दी जाएगी 2022 तक। अब देखें, सबसे पहला डिस्कशन तो हम इस बात पर करते हैं कि व्हाट आर दी 7 सोर्सेज थ्रू विच इनकम इज गोइंग टू बी डबल्ड फार्मर्स इनकम इन 2022। तो हम 7 सोर्सेज पे कौन कौन सा ये फोकस करने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे, सबसे पहले उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये जो DFI स्ट्रेटजी है ना, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, डबलिंग द फार्मर्स इनकम एक ऐसी स्ट्रेटजी है
विच वॉज रिकमेंडेड बाई द कमेटी, जिसमें 7 सोर्सेस ऑफ इनकम थे। सबसे पहला, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। कहने का मतलब कि जो हमारी फसल है उन फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मेजर्स लिए जाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जो लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी है उसे भी बढ़ाया जाएगा। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करवाया जाएगा। एंड देन तीसरा ये है, द थर्ड थिंग इज कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी भी। द थर्ड इज कि रिसोर्स यूज को थोड़ा सा एफिशिएंसी या एफिशिएंटली करना पड़ेगा। तो जो सर्विस कॉस्ट है प्रोडक्शन की, सर्विस कॉस्ट को भी कम करना है। तो सर्विस कॉस्ट को कम करने की बात कही गई। देन द फोर्थ पॉइंट इज कि यहां पर यह भी डिस्कशन किया गया कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी को भी बढ़ाना है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। अब देखें, इसमें 5वां पॉइंट ये भी है, 5th पॉइंट, कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उन हाई वैल्यू क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया जाएगा। हाई वैल्यू क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन पे कंप्लीट फोकस किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड देन इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि 6th पॉइंट जिस पे मेन फोकस किया गया है वो ये है कि रियल प्राइसेस जो फार्मर्स रिसीव करते हैं उन पर भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो रियल प्राइसेस आर गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड। और 7वां जो बात कही गई है वो है शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस, यानी कि जो मेनली फार्म यानी कि जिस चीज़ की ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं उससे नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस पर बेस्ड होइए। तो इस पर भी एग्रीकल्चर की इनकम डबल करने की बात कही गई है। तो डीएफआई कमेटी के रिकमेंडेशंस को लेने के बाद गवर्नमेंट ने एक एम्पावर्ड बॉडी बनाई जो कि पूरी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा। एंड आफ्टर मॉनिटरिंग ऑल द प्रोग्रेस, लाइक कॉर्पस फंड्स को क्रिएट करना, सप्लीमेंट्री इनकम देना पीएम किसान के थ्रू, या जो आत्मनिर्भर भारत एग्रीकल्चर स्कीम है उसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर को दिए गए हैं। और इन पर नरेंद्र सिंह तोमर जी का पूरा एक चिट्ठा आया जिस चिट्ठे में उन्होंने इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगला डिस्कशन जो है हमारा, अगला डिस्कशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ बजट 2020-21? निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2020-21 का विषय है? तो देखिए यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, थीम ऑफ बजट 2020-2021 के बारे में। और इस बार का जो बजट है, इस बार के बजट में जो थीम रखी गई है वो थीम याद रखिएगा। सबसे पहला आकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया। तो ये सही है आपका पहला वाला ही आंसर, आकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया। दूसरी बात कही गई है सभी के लिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। और तीसरी बात जो कही गई है वो केयरिंग सोसाइटी, यानी कि जिम्मेदार समाज, केयरिंग सोसाइटी। तो एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल एवं केयरिंग सोसाइटी, इस बात पर फोकस किया गया। तो दिस इज व्हाट इज द थीम ऑफ बजट 2020-21। आगे बढ़ें। अब जैसे आकांक्षी भारत है तो आकांक्षी भारत के खुद के 3 अंग हैं, एस्पिरेशनल इंडिया के खुद के 3 अंग हैं, इसको भी मैं बता सकता हूं आपको। जैसे कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट,
दूसरी थीम जो है वो रखा गया है तंदुरुस्ती, पानी की स्वच्छता यानी कि हेल्थ एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। और तीसरा जो फोकस किया गया है वो है एजुकेशन एंड स्किल्स। तो मुख्य फोकस किया गया है इन महत्वपूर्ण चीज़ों पर, जिन महत्वपूर्ण चीज़ों के बाद में थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड, या थिंग्स जिस तरीके से अच्छी होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड केयरिंग सोसाइटी, ये प्रोमिनेंट थीम रही हैं बजट की। एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी, इनमें बजट को बुना गया है। हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड टू प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली वीमेन इन बजट फॉर फिनेंशियल ईयर 2020-21। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में विशेष रूप से महिलाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर है 28,600 करोड़ रुपए, 28,600 करोड़ रुपीज़ सेटअप किया गया है बाय द प्रोग्राम स्पेसिफिक टू वीमेन। कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया प्रोग्राम के बारे में वीमेन एम्प्लॉयमेंट के, बट हाँ लास्ट बजट में ऐसा कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो जेंडर लेंस लगाए बिना सभी वीमेन के लिए एक्शंस सजेस्ट करेगी। नोडल मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने 14% का एलोकेशन बढ़ाया है, जो कि 30,007 करोड़ रुपए फिनेंशियल ईयर 2020-21 में हो जाएगा फ्रॉम 26,184 करोड़ इन द करेंट फिजिकल ईयर। तो इस तरीके से एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है विच विल हेल्प वीमेन। हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड टू SCs एंड OBCs इन यूनियन बजट फॉर फिनेंशियल ईयर 2020-21। तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट में SC और OBC को कितनी राशि आवंटित की गई? इसका सही उत्तर है 85,000 करोड़ रुपीज़। मैंने बताया था 53,700 करोड़ रुपीज़ ST को दिए गए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब को, और बाकी SC एवं OBC के लिए 85,000 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। आगे बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड टू सीनियर सिटीजन्स एंड दिव्यांग इन यूनियन बजट 2020-21। तो वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्रीय बजट में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका सही आंसर है, आगे चल के आप देखते हैं कि 9,500 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को। और गवर्नमेंट पूरी तरीके से सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों पर फोकस करके चल रही है, इसलिए लगभग 9,500 करोड़ रुपीज़ 2020-21 के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि 9,000 करोड़ रुपीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, एंड उसके बाद फिर धीरे से इसको बढ़ाया। चलिए आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड टू न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रोग्राम्स इन बजट 2020-2021। बजट 2020-21 में पोषण संबंधी कार्यक्रम को कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका सही उत्तर है 35,600 करोड़ रुपए, 35,600 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। मेजर इनिशिएटिव लिया गया है ताकि हेल्थ और न्यूट्रिशन को बच्चों में बढ़ाया जा सके, एडल्ट में भी बढ़ाया जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपने सेकंड यूनियन बजट को प्रेजेंट करते हुए 35,600 करोड़ रुपए के प्रोविजंस पोषक तत्वों से रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए 2020-21 में लाए हैं। इसके अलावा हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड टू डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन बजट 2020-2021। उद्योग और वाणिज्य विकास के संवर्धन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका सही आंसर है, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नंबर 4, 27,300 करोड़ रुपीज़। तो सरकार ने
समझ लीजिए कि नए दशक में ऑप्टिमिज्म, आशावाद को बढ़ाने के लिए निर्मला सीतारमन जी का प्रपोज्ड एलोकेशन 27,300 करोड़ रुपीस कर रहा है फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो ये हमारे भारत के भारतीय एंटरप्रेन्योर्स में उनकी एंटरप्रेन्योरियल कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करेगा। तो सरकार का ये पुश बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आगे चल के। देन आगे बढ़ें तो एज पर बजट फॉर फिनेंशियल ईयर 2020-21 हाउ मेनी वाईफाई फैसिलिटीज हैव बीन कमीशनड एट रेलवे स्टेशंस। कितनी वाईफाई फैसिलिटीज शुरू की गई हैं? इसका सही उत्तर है 550। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स ने, सीतारमन जी ने 1.7 लाख करोड़ रुपीस प्रोवाइड करवाने की बात कही है ना इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो 4 स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और 150 पैसेंजर ट्रेन्स को पीपीपी मोड के जरिए चलाया जाने वाला है और इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी रेलवे में बढ़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एज पर द बजट फॉर फिनेंशियल ईयर 2020-21 हाउ मेनी वाईफाई फैसिलिटीज हैव बीन कमीशनड एट रेलवे स्टेशंस। और ये थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ जीडीपी का क्या करने वाले हैं। जीडीपी गवर्नमेंट रेज करने वाली है फिजिकल डेफिसिट टारगेट 3.8% ऑफ द जीडीपी फ्रॉम 3.3% पैक्ड अर्लियर फ्रॉम 2019-20 ड्यू टू रेवेन्यू शॉर्टेज। तो फिजिकल डेफिसिट 3.8% का इन्होंने एस्टिमेट किया है, जो कि पहले एस्टिमेशन 3.5% का हुआ करता था। गवर्नमेंट का कमिटमेंट यही है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हम लोग अपनी तरफ से बढ़ावा दे करके ही रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एज पर बजट 2020-21 हाउ मच फंड हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर। 2020-21 के बजट के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए कितना फंड आवंटित किया गया। इसका सही उत्तर है नंबर 3, 69,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। 69,000 करोड़ रुपीस। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि वायबिलिटी गैप फंडिंग हॉस्पिटल्स के लिए दी जाएगी और आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम को हम जहाँ जहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं वहाँ वहाँ इलाज करवाने पर अपनी तरफ से पैसे देंगे। इस इनिशिएटिव के माध्यम से अलग से 69,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर सेक्टर को दिए गए हैं। 63,000 करोड़ रुपए जो एलोकेट किया गया था 2019-20 में, उससे बढ़ करके अभी 69,000 करोड़ रुपए किया गया। साथ ही साथ 1 लाख करोड़ रुपए जो ये सेक्टर बना रहा था उससे कम ही है अभी तो इस तरीके से हमारा ये सेशन रहा बजट के पार्ट 2 के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।